आज हम लोग पर्वत निर्माण के क्रम में जानेंगे जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफ्रीज। तो कोबर के बाद हम लोग जेफ्रीज का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे आज। जेफ्रीज का यह सिद्धांत पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है। विकिरण के कारण पृथ्वी का आरंभ से ताप में ह्रास हो रहा है, जिससे पृथ्वी ठंडी होकर के सिकुड़ती जा रही है। हम लोगों ने कोबर में जिस तरह से पढ़ा था कि संकुचन का सिद्धांत कि जैसे ही मलबा का भार भूसन्नति में बढ़ता है तो दोनों तरफ से अग्र प्रदेश जो है वो दबते जा रहे हैं, यानी वो सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे वो बलन पड़ता है और पर्वत का निर्माण होता है। तो इन्होंने थोड़ा दूसरे तरह से बताया है कि जैसे समस्त जो पृथ्वी है वो एक सकेंद्रीय पेटी में है, मतलब सकेंद्रीय परत दर परत है। तो उसमें जो है पहले विकिरण के कारण से उसमें के ताप में ह्रास हो रहा है और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर के सिकुड़ती जा रही है। अब गणितीय गणना के आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी का बाहरी क्षेत्र 400 किलोमीटर तक वाले भाग में 500 सेंटीग्रेड ताप का ह्रास होने से जो संकुचन होगा उसके कारण व्यास में, मतलब समस्त व्यास में 20 किलोमीटर और परिधि में 130 किलोमीटर की कमी आएगी। अब जेफ्रीज ने बताया कि पृथ्वी का वास्तविक संकुचन करने के बाद इन्होंने बताया कि परिधि में 200 किलोमीटर तथा धरातलीय क्षेत्रफल में 5 × 10 की घात 16 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हुई है। मतलब ये अपने सिद्धांत को इन्होंने सिद्ध करने के लिए ये चीज़ बताया है इन्होंने। आगे देखते हैं। जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी में कई सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। जैसे प्याज में को बीच से काटने पर जिस तरह से उसमें से छल्ले निकलते हैं, उसी तरह से इन्होंने कई सकेंद्रीय परतें इन्होंने बताया है। उसमें जो है पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। पहले पहली परत, फिर दूसरी परत, इस तरह से वो मतलब इनके सिद्धांत में ये पृथ्वी ठंडी हो रही है। तो जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी में कई सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी में शीतल होने की क्रिया एक परत के रूप में होती है, परंतु धरातल से 700 किलोमीटर की गहराई तक ही ताप का ह्रास होने के कारण पृथ्वी शीतल होती है। धरातल में 700 किलोमीटर के बाद वाला भाग केंद्र तक इस परिवर्तन से अप्रभावित रहता है और ऊपरी परत निचली परत से पहले शीतल और संकुचित होती है। देखिए, इन्होंने कहा कि जैसे ये पृथ्वी है तो 700 किलोमीटर का भाग शीतल और संकुचित होता है, ये पहले, और ये जो है क्षेत्र अप्रभावित रहा है। फिर इन्होंने कुछ बातें और इन्होंने माना है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पर्वत निर्माण प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होता है। जहाँ चट्टानी मुलायम और लचीली होगी जहाँ मतलब पर्वत निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर चट्टानें मुलायम और लचीली होती है। लेकिन जहाँ पर चट्टानें कठोर होती है वहाँ पर तनाव और दबाव के कारण भ्रंशन होगा और चट्टानें टूट जाती हैं। जो दूसरी बात इन्होंने कहा वो कहा पृथ्वी के शीतल होने की क्रिया सागरीय तली के नीचे अधिक होती है महाद्वीपों की अपेक्षा। मतलब पृथ्वी सबसे पहले सागरीय तली के नीचे ही शीतल होती है, महाद्वीपों के नीचे बाद में होती है। अब जो है इनका सिद्धांत है, पृथ्वी की ऊपरी परत विकिरण द्वारा ताप ह्रास होने से शीतल होने लगी। पृथ्वी के शीतल होने की एक सीमा होती है जिसके आगे परत पुनः शीतल नहीं हो सकती। पृथ्वी की ऊपरी परत के अधिकतम शीतल हो जाने तथा संकुचित हो जाने के बाद निचली परत में शीतल होने की क्रिया प्रारंभ होती है। देखिए,
वैसे ये उनका मॉडल तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ इसको। एक्चुअली कहते हैं कि जो पहली परत है ये जो है पहले शीतल होने लगी और उसके बाद संकुचित हुई, ये फिर जो है पुनः शीतल नहीं होगी। पहली परत के लिए इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी परत है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये पहली जो है परत शीतल होने लगी और संकुचित होने लगी, लेकिन ये पुनः शीतल नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा कि दूसरी परत अब शीतल होने की क्रिया प्रारंभ होती है, फिर जिस कारण से निचली परत में सिकुड़न होने लगता है, अब दूसरी परत भी शीतल की क्रिया प्रारंभ होती है, जो शीतल होने की क्रिया प्रारंभ होती है, और इसमें भी जो है सिकुड़न होने लगता है, मतलब संकुचित ये भी होने लगती है। इस क्रिया के दौरान ऊपरी परत निचली परत से बड़ी रह जाती है। अब इस क्रिया के दौरान जो है निचली परत की अपेक्षा जो है ऊपरी परत बड़ी रह जाती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र भाग में शीतल होने की क्रिया नहीं होगी। मतलब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर जो है केंद्र भाग में शीतल होने की क्रिया नहीं होगी, लेकिन इसको इन्होंने अभी परत नहीं कहा है। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, आप ये अभी भूल जाइए कि मतलब इतनी परत है, इसको बाद में हम लोग करेंगे। मतलब ये 2 परत और ये तीसरा मान लीजिए कि 3 है यहाँ पर। इस क्रिया के दौरान ऊपरी परत निचली परत से बड़ी रह जाती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र भाग में शीतल होने की क्रिया नहीं होगी। इससे पृथ्वी के केंद्र के ऊपर, मतलब केंद्र के ऊपर स्थित जो परत है वह सिकुड़ने में बाधक होगा। मतलब केंद्र के ऊपर भी एक परत है जो कि सिकुड़ने में बाधक होगा। मान लीजिए इसको हम लोग पहला मान लिए, इसको दूसरा मान लिए और इसको तीसरा मान लेते हैं, तो ये जो है ये सिकुड़ने में बाधक होगी और ये जो है शीतल नहीं होगी। अब इन्होंने कहा कि ऊपरी परत के नीचे स्थित शीतल होती हुई सिकुड़ती परत, मतलब ऊपरी जो परत है उसके नीचे यानी सेकेंड वाली परत में सिकुड़ती हुई परत केंद्र से इतनी छोटी हो जाती है कि केंद्र मतलब ये चौथे से इतनी छोटी हो जाती है कि इसके ऊपर ठीक से फिट नहीं हो सकती है। ऊपरी तथा निचली परतों के बीच का एक ऐसा स्तर जहाँ पर संकुचन इतना होगा कि मध्यवर्ती परत निचली परत के साथ फिट हो सके। मतलब ऊपरी और निचली परत के बीच सेकेंड और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड माना, इसके बीच में एक ऐसा स्तर होगा, जैसे ये इसको हमने स्तर माना है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें पेंसिल दे दिया हुआ है, तो इस मतलब इसको इन्होंने कहा है कि ये इन दोनों ऊपरी और निचली परतों के बीच का एक ऐसा स्तर जहाँ पर संकुचन इतना होगा कि मध्यवर्ती परत निचली परत के साथ फिट हो सके। मतलब ये मध्यवर्ती परत जो है दूसरी वाली इसके साथ फिट हो सके। इस स्तर को इन्होंने तनावहीन तल कहा। मतलब ये जो है ये तनावहीन तल है। इसको इन्होंने परत नहीं कहा है, लेकिन ये तनावहीन तल है। हमने मान लिया कि 1 2 3 4 और 5 परतें थीं, मतलब ये तल को भी हमने परत मान लिया, तो ये भी इस तरह से 5 है। इस तनावहीन तल से ऊपरी परत इतनी बड़ी होती है कि उसे निचली परत से सटे रहने के लिए पुनः सिकुड़ना पड़ता है। तनावहीन तल कौन सा? ये हम लोगों ने तीसरे तल को माना। तो तनावहीन तल से जो ऊपरी परत है वो इतनी बड़ी होती है कि अब ये इसको इन्होंने कहा है कि ऊपरी परत इतनी बड़ी होती है कि मतलब ये तनावहीन तल दूसरा जो तीसरा है, इससे ये जो दूसरा परत है वो इतनी बड़ी होती है कि उसे निचली परत से सटे रहने के लिए, मतलब ये चौथी परत से सटे रहने के लिए पुनः सिकुड़ना पड़ता है। इस प्रकार ऊपरी परत, अब इस तरह से ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत निचली परत पर ध्वस्त हो जाती है। तो जब ये ऊपरी परत है निचली परत पर ध्वस्त हो जाती है, जिससे इसमें झुर्रियाँ पड़ जाता है। मतलब दूसरी वाली जो परत है ये चौथे वाली परत पे ध्वस्त हो जाती है, जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है और पर्वतों का निर्माण होता है। तनावहीन तल से जो परत नीचे है, तनावहीन तल से जो परत नीचे है, मतलब चौथा जो है
वह इतनी छोटी होती है कि उसे निचली परत से सटे रहने के लिए, तनावहीन तल से जो नीचे चौथा है उसे वो इतनी छोटी हो कि मतलब पांचवें, इसे निचली परत से सटे रहने के लिए फैलना पड़ता है। मतलब चौथी परत इतनी छोटी हो जाती है पांचवी परत से कि इस पर सटे रहने के लिए इसको पुनः फैलना पड़ता है, जिससे तनाव उत्पन्न होगा। इसमें भ्रंशन तथा फटन होने से चट्टानें टूट जाती है, जिससे ऊपरी परत नीचे की ओर ध्वस्त हो जाती है। जब इसमें भ्रंशन और फटन होने से चट्टानें टूट जाएगी, फिर इसके ऊपरी जो है, इससे ऊपरी जो परत है वो नीचे की ओर ध्वस्त हो जाएगी। अब जो ऊपरी परत है वो नीचे की ओर ध्वस्त हो जाती है, जिससे पहले के मोड़ों में उत्थान होगा, मतलब और वो तेज बलन पड़ करके पर्वत का निर्माण होगा। इस तरह से उन्होंने कहा। जेफ्रीज ने बताया कि पर्वत निर्माण की क्रिया कुछ खास समय में होती है। संकुचन से दबाव और तनाव की शक्ति होती है तथा उसका संग्रह होता रहता है। ये क्रिया तब तक होगा जब तक चट्टान की शक्ति से अधिक नहीं हो जाती है। तनाव और दबाव के मंद पड़ते ही पर्वत निर्माण रुक जाती है। इस तरह उन्होंने निर्माण काल के बाद शांत काल माना। उन्होंने पर्वत निर्माण में 5 कालों का वर्णन किया है। अब आलोचना। जेफ्रीज ने पृथ्वी के संकुचन और पर्वतों के निर्माण में जिस बल का प्रयोग किया वह बल पर्याप्त नहीं है। मतलब पर्वत निर्माण के लिए इन्होंने जो बल माना वो बल पर्याप्त नहीं है। पृथ्वी के सकेंद्रीय परत दर परत शीतल होने की कल्पना भ्रम पैदा करता है। मतलब परत दर पर जो शीतल होने की कल्पना है उसको वो भ्रम पैदा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप और महासागर समान होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ संकुचन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विशाल पर्वत का निर्माण नहीं बल्कि छोटे बलन का निर्माण हो सकता है। इनके अनुसार पर्वतों की स्थिति महासागर के समानांतर होनी चाहिए, लेकिन आल्प्स और हिमालय इसके विपरीत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।